जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आप लोग का अपने चैनल मिशन सक्सेस क्लास पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आज की इस वीडियो में हम लोग लूसेंट कौन सा बुक का लूसेंट बुक का जो दो टॉपिक है, जो प्राचीन इतिहास का लूसेंट बुक का प्राचीन इतिहास का जो दो टॉपिक है। पहला का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। पहला का नाम क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ये नाम है। और सेकंड टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल। सेकंड टॉपिक क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। इन दोनों टॉपिकों को लेकर हम लोग 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। कितने क्वेश्चन देखेंगे? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा? तो टोटल 100 क्वेश्चन होगा। कितने होगा दोस्तों? तो 100 क्वेश्चन होगा। और ऐसा क्वेश्चन होगा कि जो आप लोग को सिर्फ लूसेंट के बुक से ही मिलेगा। ये क्वेश्चन एक भी अलग से नहीं मिलेगा, सिर्फ ये बुक का क्वेश्चन है, सिर्फ लूसेंट के बुक का ही क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा तो आएगा। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये 100 क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो सोचिए कि आप लोग का प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और प्रागैतिहासिक काल, ये दोनों जो टॉपिक है, ये समझ जाइए कि आप लोग का लूसेंट पूरा कंप्लीट हो गया। मतलब ये टॉपिक जो लूसेंट का है, ये दोनों टॉपिक लूसेंट का एकदम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया अगर आप 100 क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो। चलिए फिर वीडियो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो हम लोग इतिहास का पिता बताइए किसको कहते हैं। अब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हेरोडोटस को क्या कहते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। अच्छा, मेगास्थनीज के बारे में क्या जानते हैं हम लोग कि मेगास्थनीज ने क्या किया था? तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। और टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो टॉलमी ने। तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। और क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग का है कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? आप लोग बताइएगा कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी में है वेद, ऑप्शन नंबर सी में है अरणय, ऑप्शन नंबर डी में है पुराण। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हम लोग का वेद हो जाएगा। क्या होगा? वेद। कौन सा होगा? वेद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, अगर बात करते हैं हम लोग उपनिषद के बारे में कि हम लोग के वर्तमान में कितने उपनिषद हैं, तो उपनिषदों की संख्या 108 है। 108 है। और मेन कितने उपनिषद है? तो मेन उपनिषद 13 है। पुराण की बात करते हैं तो पुराण की संख्या कितनी है? 18 पुराण की संख्या है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, किस मंडल में दोस्तों? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। बात करते हैं हम लोग कि 7वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? 7वें मंडल में 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख किया गया है। 9वें मंडल में सोम देवता का, 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। अच्छा, बात करते हैं हम लोग 10वें मंडल में। तो 10वें मंडल को सबसे बड़ा मंडल कहा गया है। 10वें मंडल को सबसे बड़ा मंडल कहा गया है। और इसी में हम लोग क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य का जिक्र, मतलब चारों वर्णों का उल्लेख किस मंडल में किया गया है? चारों वर्णों का उल्लेख। तो चारों वर्णों का उल्लेख हम लोग का 10वें मंडल में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का है कि अष्ट अध्यायी की प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? अष्ट अध्याय के लेखक पूछ रहा है। तो अष्ट अध्याय के लेखक हम लोग के पाणिनि जी हैं। कौन है? पाणिनि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। कल्हड़। अच्छा, कल्हड़ के बारे में लोग बताइए कि कल्हड़ ने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ जी हैं। कौन है? कल्हड़ जी हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोग का कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद, तो सबसे प्राचीन वेद हम लोग का होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, प्राचीन वेद हो गया। तो सबसे नया वेद कौन सा है? सबसे न्यूएस्ट वेद अथर्ववेद है। सबसे न्यू वेद, न्यू वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद नया वेद है। सबसे सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत के जनक कहते हैं। अच्छा, सामवेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? सामवेद के ज्ञाता जो पाठ्यकर्ता होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता या उदातृ कहते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन से वेद गद एवं पद दोनों में है? बताइए कि कौन सा जो वेद है वो गद और पद दोनों में है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों में है, और यजुर्वेद के जो ज्ञाता है उसको क्या कहते हैं, तो यजुर्वेद के ज्ञाता को अधर्वी कहते हैं। क्या कहते हैं, अधर्वी। जितना एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वो सब याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोग का कि पुराणों की संख्या कितनी है। अभी हम बताए हैं पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे पुराना पुराण पूछेगा कि सबसे ओल्डेस्ट पुराण, ओल्डेस्ट पुराण, सबसे पुराना पुराण क्या होगा, तो सबसे पुराना पुराण हम लोग का होगा मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में किसकी जिक्र किया गया है, किस वंश की, तो आंध्र सतवाहन वंश की। किसकी जिक्र किया गया है, आंध्र सतवाहन वंश की मत्स्य पुराण में जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है। सबसे प्राचीन एवं, अभी यही बात पूछा है, ये बता चुके हैं आप लोग को। सबसे प्राचीन पुराण बताइए, तो वो मत्स्य पुराण हो जाएगा। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण हो जाएगा। ओके, अच्छा, मत्स्य पुराण से कोई किस वंश की जानकारी मिलती है, अभी बताएं हम, आंध्र सतवाहन वंश। किस वंश की, आंध्र सतवाहन वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है, तो वो मत्स्य पुराण से मिलती है। अच्छा, विष्णु पुराण से, विष्णु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है, तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। अगर बात करें वायु पुराण से, तो वायु पुराण से हम लोग को गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश की, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है। मौर्य वंश का भी बताया है कि मौर्य वंश की जानकारी हम लोग को विष्णु पुराण से मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। और मत्स्य पुराण से कि आंध्र सतवाहन वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है, तो गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बता चुके हैं आप लोग को ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक का संबंध किससे है। राजतरंगिणी पुस्तक का संबंध किससे है, बताइए। राजतरंगिणी पुस्तक का संबंध कश्मीर के इतिहास से, किससे है, कश्मीर के इतिहास से राजतरंगिणी पुस्तक का संबंध है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि चचनामा के लेखक कौन है, बताइए। चचनामा के लेखक कौन है, चचनामा के लेखक अली अहमद है। कौन है, अली अहमद। चचनामा के लेखक कौन है, अली अहमद। अगर बात करें हम लोग इब्न बतूता, तो इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है, रेहला। रेहला किसकी पुस्तक का नाम है, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रेहला है। और बात करें इसका अलबरूनी की पुस्तक का नाम, तो किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसकी पुस्तक का नाम है, अलबरूनी। किताब उल हिंद, ये अलबरूनी की पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अभी हम लोग को सब क्वेश्चन करना है, तो थोड़ा सा स्पीड हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी। इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा था। इंडिका किसने लिखा था, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो ये मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है आप लोग का कि फहियान किस गुप्त राजा के दरबार में आया था। फहियान के बारे में बताइए कि वो किस गुप्त राजा के दरबार में आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था, फहियान। और हर्षवर्धन की बात करता है, तो हर्षवर्धन किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन जो आया था, सॉरी, ह्वेत्सोंग जो आया था, ह्वेत्सोंग किसके दरबार में आया था, तो ह्वेत्सोंग जो आया था हर्षवर्धन के दरबार में आया था। कौन, ह्वेत्सोंग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और ये दोनों कौन से, ये दोनों जो है क्या, यहाँ पर फहियान है और यहाँ पर जो ह्वेत्सोंग है, ये दोनों चीनी यात्री हैं। कौन से यात्री हैं, चीनी यात्री हैं, ये याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी यात्री ह्वेत्सोंग किसके शासनकाल में भारत आया। अभी बताए हैं कि ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है कि ह्वेत्सोंग के भ्रमण वृत्तांत को किस नाम से जाना जाता है। तो ह्वेत्सोंग के द्वारा जो लिखा गया था उसको सीयूकी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सीयूकी के। और मेगास्थनीज ने क्या लिखा था, इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप लोग का है कि किताब उल हिंद या तहकीक अहिंद। अभी बताए हैं कि किताब उल हिंद किसने लिखा, तो किताब उल हिंद अलबरूनी ने लिखा। और इब्न बतूता ने क्या लिखा, तो रेहला। इब्न बतूता ने रेहला लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत को क्या कहते हैं, ने आ ही गया। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत को हम लोग रेहला कहते हैं। क्या कहते हैं, रेहला कहते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है, बताइए। ये अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसने भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला क्वेश्चन देखिए,
20 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है। भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम हाथी गुफा अभिलेख में है। किस अभिलेख में है? हाथी गुफा अभिलेख में है। अच्छा, जूनागढ़ जो अभिलेख है किस राजा से संबंधित है? तो ये रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं। एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो एहोल अभिलेख जो आप लोग का है ये पुलकेशिन द्वितीय किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और नासिक जो अभिलेख है वो गौतमी वलश्री से संबंधित है। ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में मिला है? तो ये एरण अभिलेख किसका है? तो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है। तो इसी से क्या मिला है? सती प्रथा की जानकारी मिल रही है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछेगा, अच्छा इसमें देखिए डिस्कशन कर देते हैं। प्रयाग स्तंभ अभिलेख किसका है? प्रयाग स्तंभ अभिलेख किसके शासनकाल से संबंधित है? तो ये समुद्रगुप्त के किसके शासनकाल से संबंधित है? समुद्रगुप्त के शासनकाल से प्रयाग स्तंभ अभिलेख संबंधित है। मंदसौर अभिलेख किसके शासनकाल से संबंधित है? तो ये यशोवर्मन, जो राजा यशोवर्मन है उससे संबंधित है मंदसौर अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेख के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? बताइए आप लोग। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेख के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इपिग्राफी। क्या कहते हैं? इपिग्राफी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? सब लोग जानते हैं कि पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ है। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ है। अच्छा, अगर बात करते हैं कि नव पाषाण काल में किस किस चीज़ का आविष्कार हुआ है? तो नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ है। पहिए का आविष्कार किस पाषाण काल में? नया पाषाण काल में। अब कृषि का साक्ष्य किस पाषाण काल में मिला है? नव पाषाण काल में मिला है। अगर बात करते हैं कि मानव अस्थायी रूप से किस पाषाण काल में रहना शुरू कर दिए थे? तो नव पाषाण काल में ही मानव अस्थायी हो गए थे। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? अभी जस्ट बताएं, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया। कॉपर का प्रयोग किया मनुष्य ने सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कृषि का जो प्रथम उदाहरण है, पहला उदाहरण कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। और किस नदी के किनारे है? बेलन नदी के है। देखिए, अगर मेहरगढ़ पूछेगा कहाँ है तो पाकिस्तान में। क्या है? पाकिस्तान। अच्छा, अगर पूछेगा किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे पूछेगा तो बेलन नदी। किस नदी के किनारे? बेलन नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। मृतकों का टीला भी मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफा की जो खोज हुई थी कब हुई थी? तो 1957 से 1958 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1957 से 1958 ईस्वी में भीमबेटका की गुफा की खोज हुई थी। अगर पूछेगा कि भीमबेटका की गुफा कहाँ है? तो भीमबेटका की गुफा जो है एमपी के रायसेन जिला में है। मध्य प्रदेश के कौन से जिला में? रायसेन जिला में भीमबेटका की गुफा उपस्थित है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार हम लोग का क्या था? कुल्हाड़ी था। क्या था? कुल्हाड़ी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय शिकार करना था। क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार करना। सिंधु घाटी सभ्यता पूछ रहा है यहाँ पर, ध्यान देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय, यहाँ पर सिंधु घाटी पूछा है इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। व्यापार करना था, किसका? शिकार करना नहीं था। वो जो प्राचीन लोग थे उन लोगों का मुख्य व्यवसाय शिकार करना था। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? सिंधु घाटी सभ्यता पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यापार करना। 32 नंबर क्वेश्चन में देखिए। ऋग्वेद में अघन्या जिसका वध न किया जा सके शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन है सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? सामवेद के पाठकर्ता को हम लोग उदातृ या उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उदातृ या उद्गाता, ये बता चुके हैं ऊपर। अब ब्रह्म किसके पाठकर्ता को कहते हैं? अथर्ववेद। अथर्ववेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। अथर्ववेद के पत्रकर्ता को ब्रह्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 हो गया। 34 नंबर
वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांग की रचना की गई है? तो 6 वेदांगों की रचना की गई है। 34 हो गया। 35 देखिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सब लोग जानते हैं कि मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। 36 नंबर देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऋषभदेव। 37 नंबर देखिए, थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना, फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? बुद्ध के जो पूर्व की जन्म की कहानी है वो जातक कथा में वर्णित है। किसमें वर्णित है? जातक कथा में। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। कौन है? पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए 39 नंबर, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। राजा खारवेल, खारवेल से हाथी गुफा अभिलेख संबंधित है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का 40 है, गुप्त वंश की जानकारी किस विदेशी यात्री के विवरण से मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी किस विदेशी यात्री के विवरण से मिलती है? तो ये हम लोग का इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है फायान, ऑप्शन नंबर बी में है ह्वेनसोंग, ऑप्शन नंबर सी में है ईत सिंह, ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी में क्या है? ऑप्शन नंबर डी में आप लोग का ऑप्शन नंबर डायनोसिस। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। गुप्त वंश की जानकारी किस विदेशी शासक के मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी, इसका राइट आंसर बताइए। गुप्त वंश की जानकारी बताइए। अच्छा, तो आप लोग इसको देखिए, ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, इसको सोचिए आप लोग कैसे बता सकते हैं। आप लोग बताइए कि फाह्यान के शासनकाल में चंद्रगुप्त द्वितीय आया था और ह्वेनसोंग के शासनकाल में हर्षवर्धन। तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंशी है या हर्षवर्धन गुप्त वंशी है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंशी है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा फाह्यान, क्योंकि फाह्यान के दरबार में ही चंद्रगुप्त द्वितीय आया था। समझ गए? अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ये थोड़ा सोचना था, उसमें ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था वो। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से था? प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे था? समुद्रगुप्त से। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं? उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। 44 नंबर देखिए, ज्ञानी मानव का प्रवेश धरती पर कब हुआ था? जिसे ज्ञानी मानव का वैज्ञानिक नाम, मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। इसका प्रवेश धरती पर कब हुआ? तो 30-40 हज़ार वर्ष पहले हुआ। कब हुआ? 30 से 40 हज़ार वर्ष पहले। ये सभी जो एक भी क्वेश्चन गलती नहीं आप लोग को मिलेगा। ये सभी क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन सही थे। आप लूसेंट में ढूंढेंगे तो लूसेंट में एग्जैक्ट यही मिलेगा जो यहाँ पर लिखा गया है। 45 देखिए, माइक्रोलिथ औजार किस काल से संबंधित है? माइक्रोलिथ जो औजार है वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है, मध्य पाषाण काल से। अगला क्वेश्चन देखिए 46 हो गया। 46 नंबर देखिए, प्राचीन चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कोल्डिहुआ से मिले हैं। कोल्डिहुआ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुर्ज होम कश्मीर में किस प्रकार के निवास के साक्ष्य मिले हैं? यहाँ पर गर्तवास का मिला है कि किस कैसा मिला है? गर्तवास मिला है। वहाँ पर एक मनुष्य और कुत्ते को दफनाया गया है। बुर्ज होम में क्या किया गया है? मनुष्य और कुत्ते को दफनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? तो ये नर्मदा घाटी में मिला है। ये भी लूसेंट में लिखा गया है। हम लोग लूसेंट का ऑब्जेक्टिव ही पढ़ रहे हैं, ओके, अलग से कुछ नहीं है यहाँ पर। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? अभी बताए हैं सोम देवता का उल्लेख है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। जादू टोना और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? जादू टोना और वशीकरण अथर्ववेद में है। और पूछेगा कि बलिदान किस वेद में है? बलिदान जो है यजुर्वेद में है। किस वेद में है? यजुर्वेद में बलिदान की बात किया गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस प्रस्थल को कहा गया है? तो ये मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने किए थे। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ह्वेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो वो शीलभद्र थे। कौन थे? शीलभद्र थे। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 53 नंबर, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया इब्न बतूता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, कल्पसूत्र जैन ग्रंथ के रचयिता कौन है? कल्पसूत्र के जो रचयिता है वो भद्रबाहु है। कौन है? भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 56, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो चाणक्य है। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त या कौटिल्य कहते हैं। और मेगास्थनीज का पुस्तक कौन सा है? इंडिका है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समुद्रगुप्त की संगीत प्रेमी होने का प्रमाण क्या से मिलता है? तो सिक्के पर वीणे बजाते हुए इनको देखा गया है, इसीलिए इनको संगीत प्रेमी कहा गया है, किनको? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है कि हुण आक्रमण की जानकारी किस स्तंभ लेख से प्राप्त होती है? हुण आक्रमण की जानकारी जो है हम लोग को भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है, भीतरी स्तंभ लेख से। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, पोलवरम में प्रथम भारतीय पुनर्पाषाण काल कलाकृति की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कब की थी? तो 1863 ईस्वी में। कब की थी? तो 1863 ईस्वी में। 60 नंबर क्वेश्चन है कि किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो वो अथर्ववेद में। किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। किस वेद में? अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? तो अथर्ववेद के जो ज्ञाता होते हैं उसको ब्रह्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म। अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्म कहते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध की प्रतिमा का पूजन सर्वप्रथम किस यात्री ने अपने विवरण में बताया है? बुद्ध के प्रतिमा का पूजन सर्वप्रथम किस यात्री ने अपने विवरण में बताया है? आप लोग बताइए। तो उसने ह्वेनसंग ने बताया। किसने बताया है? ह्वेनसंग ने बताया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये 62 देखिए, 62 है कि टॉलमी ने दूसरी शताब्दी में कौन सी पुस्तक लिखी है? ये बता चुके हैं कि भारत का भूगोल को किसने लिखा है? टॉलमी ने लिखा है। अच्छा, इसको किसने? नेचुरल हिस्ट्री को किसने लिखा है? तो पालनी ने। नेचुरल हिस्ट्री को पालनी ने लिखा है। अगला इंडिका की किसने लिखा है? इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा है। मेगास्थनीज ने लिखा है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 है आप लोग का कि पालनी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? बताइए। पालनी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम नेचुरल हिस्ट्री है। क्या है दोस्तों? नेचुरल हिस्ट्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 64 देखिए, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का कि वामन अवतार के तीन पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? वामन अवतार का वामन अवतार है वो कहाँ से, किससे उसका प्राचीनतम स्रोत है? उसके अवतार का प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो ये क्या है? पुराण है। क्या है? पुराण है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की व्याख्या की गई है। अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है और इंद्र के लिए 250। अगला क्वेश्चन है 67 कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? तो मैत्रायणी संहिता। किस संहिता से? मैत्रायणी संहिता से प्राप्त होती है। 68 नंबर देखिए कि मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई है? तो नवपाषाण काल में मानव अस्थायी रूप से रहने लगा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में शिवालिक की पहाड़ी से किसका प्रमाण मिलता है? तो जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। किसका? जीवाश्म का प्रमाण। 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग का, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त 4 वर्णों का जिक्र किया गया है? अभी हम बता चुके हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। किस मंडल में? ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। ओके, 9वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? तो सोम देवता का। 8वें मंडल में खिल का। 7वें मंडल में 10 राजाओं के युद्ध का। ये सब उल्लेख किया गया, ध्यान रखिएगा। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को हम लोग आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, अरण्य। अरण्य के अभिलेख है बोगज कोई में। अरण्य के जो अभिलेख है बोगज कोई में किन देवताओं के नाम मिलते हैं? ये भी लुसेंट का क्वेश्चन है। मित्र, वरुण, इंद्र और नसत्य का नाम मिलता है। 73 क्वेश्चन है आप लोग का कि कत्यूनी तारानाथ ने किन ग्रंथों की रचना की है? तो ये इन्होंने कंग्यूर तथा तंग्यूर की रचना की है। कंग्यूर और तंग्यूर की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो मंदसौर अभिलेख से। कहाँ से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? यवन शासक। किस शासक ने? यवन शासक ने किया। क्वेश्चन नंबर 76 है आप लोग का कि पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? अगर पूरा पाषाण काल की बात करेगा तो उस समय शिकार था उन लोगों का जीविका का मुख्य का आधार। अगर सिंधु घाटी सभ्यता का जीविका का मुख्य आधार पूछेगा तो व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध किस संस्कृति से था? तो इसका संबंध जोरवे संस्कृति से था। किस संस्कृति से था? जोरवे संस्कृति। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाओं का प्रयोग किया गया है? 200 ऋचाओं के। और अग्नि के लिए 200 और इंद्र के लिए 250। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 79 है, यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अधर्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधर्वी कहते हैं। अच्छा, होत्रु ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को कहते हैं। उदारत्रु सामवेद के पाठ्यकर्ता को। ब्रह्म अथर्ववेद के पाठ्यकर्ता को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 80, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? मत्स्य उपनिषद।
उपनिषद का बात कर रहा है। अगर पूछता कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है तो मत्स्य पुराण मानते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे प्राचीन उपनिषद पूछा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद कहते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो ये कथा वस्तु में है। किस में है? कथा वस्तु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 82 कि कश्मीर के इतिहास की जानकारी देने वाली पुस्तक राजतरंगिणी में कितने सर्ग है? तो उसमें 8 सर्ग है। कितने सर्ग है? 8 सर्ग है। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, पतंजलि किसके पुरोहित थे? पतंजलि जो थे वो किसके पुरोहित थे? तो वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ये लूसेंट में साफ साफ लिखा है। हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक जो है हेरोडोटस है, जो कि फादर ऑफ हिस्ट्री है। 85 नंबर देखिए, डायमेकस किसके दरबार में आया था? बताइए। डायमेकस जो था वो बिंदुसार के दरबार में आया था। 86 नंबर देखिए, 86 नंबर है कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, भारत का प्राचीन नाम जम्बू द्वीप किस वृक्ष के नाम पर पड़ा है? वो जामुन के नाम पर भारत का नाम जम्बू द्वीप पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, मध्यकाल में भारत को हिंदुस्तान नाम किसने दिया? तो इस ईरानियों और अरबों ने दिया। ईरानियों और अरबों ने हिंदुस्तान नाम दिया मध्यकाल में भारत को। ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? कितना बार बताएं? अभी खील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? ब्राह्मण ग्रंथ किसका आता है? किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जाबलोपनिषद में किसका उल्लेख है? 4 आश्रमों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? 4 आश्रमों को। और 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में। 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक किसे माना जाता है? मनु स्मृति को। किसे माना जाता है? मनु स्मृति को। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 93 नंबर क्वेश्चन है कि वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या 6 है। कितनी है? 6 है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, 94 नंबर है, वायु पुराण का संबंध किस वंश से है? वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। और विष्णु पुराण का संबंध किससे है? तो मौर्य वंश से है। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। और 7 आंध्र सातवाहन वंश का संबंध मत्स्य पुराण से है। किससे है? मत्स्य पुराण से। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है कि मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है? तो आंध्र सातवाहन वंश से है। ओके, 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, 96 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का कि अभिलेख शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अभिलेख शब्द का अर्थ होता है कि पत्थरों पर खुदा लेख, सिक्कों पर लेख, ताम्रपत्र पर लेख, सब होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 96 हो गया। 97 देखिए, पूरा स्थल किसे कहते हैं? पूरा स्थल जहाँ औजार और बर्तन मिलते हैं उसी को पूरा स्थल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, सीएल कार्लाइल ने किस क्षेत्र में लघु पाषाण पोकर खोजे थे? तो वो विंध्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? विंध्य क्षेत्र में। 98 99, कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की थी? तो 1861 ईस्वी में की थी। और इन्हीं को पुरातत्व विभाग के जनक कहा जाता है। 100 नंबर आज का जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में पाषाण युग की व्यवस्थित अध्ययन किसने शुरू की? तो भारत में पाषाण युग की व्यवस्थित अध्ययन रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की। और इन्होंने कब की? तो 1863 ईस्वी में की। कब की? 1863 ईस्वी में की। दोस्तों, आज हम लोग का 100 क्वेश्चन खत्म हो चुका है, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। पूरा एक्सप्लेनेशन हम करवाए हैं। आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो हम लोग का रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता पर टॉप 100 क्वेश्चन रहेगा। टॉप 100 क्वेश्चन रहेगा किस किस पर? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता।